गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ओशिनोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जल धाराएं। करंट्स को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जल धाराएं किस डायरेक्शन में चलती हैं, क्या इनकी उत्पत्ति का कारण है, जिस डायरेक्शन में ये चलती हैं उसी दिशा में चलने के पीछे का क्या कारण है, ये भी जानेंगे। इसके अलावा तटीय इलाकों को, कोस्टल एरियाज के क्लाइमेट को, तटीय इलाकों की जलवायु को किस तरह से प्रभावित करती हैं जलधाराएं, ये भी जानेंगे। इसके अलावा आज हम एक इम्पॉर्टेंट कारण जानेंगे कि जब भी बात आती है नदर्न हेमिस्फेयर की, उत्तरी गोलार्ध की, तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर में हम देखते हैं दो दायरे बनते हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है इक्वेटर के दक्षिण में, प्रशांत महासागर में भी और अटलांटिक के अंदर भी, जैसे ही साउथ पैसिफिक ओशन की, साउथ अटलांटिक ओशन की बात आती है, तो वैसे ही हम देखते हैं एक दायरे फॉर्म होता है। तो ये दो दायरे उत्तरी गोलार्ध में, एक दायरे फॉर्म होता है दक्षिणी गोलार्ध में। इसके पीछे का क्या कारण है, दायरे कहते किसको हैं, ये बात भी जानेंगे। तो बेसिकली धाराओं को किस डायरेक्शन में बहती हैं, कहाँ पे, तटीय इलाकों में। अच्छा, धाराओं के अपने भी गुण धर्म होते हैं, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे क्या प्रभाव आता है, ये भी जानेंगे। तो धाराओं के जो नॉर्मल फैक्ट्स है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको तो जानेंगे ही, साथ में इनके पीछे कारण क्या हैं, धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या हैं, इन सबको भी हम जानेंगे। डायरेक्शन, दिशा के पीछे भी क्या कारण है, उसको भी जानेंगे। आज हम बेसिकली पैसिफिक ओशन की करंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, बहुत से फैक्ट्स और उनके पीछे के कारणों को जानते हुए। पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, विश्व में महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है, जो कि विश्व के, पृथ्वी के 1/3 भाग पे है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में कौन कौन सी धाराएं हैं और कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है, उसके पीछे के कारण क्या हैं, इनकी दिशा किस तरह से, सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे ही बात आती है पैसिफिक ओशन की, प्रशांत महासागर की, क्योंकि हम महासागरों को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, पैसिफिक ओशन की अगर हम बात करें ईस्ट में, अगर हम बात करें पूर्व में, तो पैसिफिक ओशन के पूर्व में आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। पैसिफिक ओशन के पश्चिम में आपको एशिया और ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, ईस्ट और वेस्ट। और अगर हम इक्वेटर से डिवीजन करें, क्योंकि हम जानते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा, जो कि काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, लेकिन उसके बावजूद भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से नदर्न साइड में जो पैसिफिक ओशन का भाग है, पार्ट है, उसे हम कहते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और जो साउथ में है उसे हम साउथ पैसिफिक ओशन कहते हैं। करंट्स का डिवीजन भी हम इसी के आधार पे, इक्वेटर के आधार पे ही करंट का डिवीजन करके हम पढ़ेंगे। हालांकि ये इमेजिनरी लाइन है, लेकिन इस और पैसिफिक ओशन एक ही है, प्रशांत महासागर एक ही है, वो हमने पढ़ने के अकॉर्डिंग नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक में हम डिवीजन कर देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्रशांत महासागर के उत्तर में, तो प्रशांत महासागर के उत्तर में आपको, आप जानते हैं, हम पहले भी मैप को डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर, और दक्षिण के अंदर अंटार्कटिका। आर्कटिक ओशन की बात आने के साथ, और जैसे ही पैसिफिक ओशन के नदर्न पार्ट की बात आ रही है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे है बेरिंग जल संधि, क्योंकि जल संधियों को, महासागरों को, सीमांत सागरों को हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है वो आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन, या हम कहें नॉर्थ पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। जल संधियां दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं, और दो भूभागों को अलग करती हैं। भूभाग, लैंड एरिया किसको अलग कर रही है, ये आपको दिखाई दे रही है अलास्का। अलास्का जो है वो है यूएस का पार्ट, यूएस का भूभाग, और ये है रशिया, जो कि हमारे एशिया का पार्ट। तो एशिया महाद्वीप को उत्तर अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है, या हम कहें रशिया को अलास्का के, यानी रशिया और यूएस के बीच में स्थित है बेरिंग जल संधि, जो कि नीचे यहाँ पे है बेरिंग सागर और यहाँ पे है चुकची सागर। तो चुकची सी को ये जोड़ती है बेरिंग सी से, बेरिंग जल संधि, जो कि कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन के उत्तर में है। अब हम जानते हैं करंट्स के बारे में। धाराएं, धाराएं होती क्या हैं? करंट्स जो हैं वो, हम जानते हैं कि महासागरों का जल कभी भी स्थिर नहीं रहता है, महासागरों का जल निरंतर गतिशील रहता है। तो जो जल, महासागरों का जल निरंतर, सतत, एक निश्चित दिशा में गतिशील रहता है, उसी को धारा कहते हैं, जल धारा कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट के बारे में, उत्तरी प्रशांत भूमध्य धारा के बारे में। ये आपको दिखाई दे रही है,
ये डायरेक्शन अब समझ में आ रही है, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ये धारा इक्वेटर के उत्तर में है इसलिए, और पैसिफिक ओशियन में बह रही है इसलिए नामकरण तो इसका हो गया पैसिफिक ओशियन, और फिर इक्वेटर के उत्तर के नाते इसको हमने कहा यह है नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। ठीक इसी तरह से जो इक्वेटर के दक्षिण में है उसे हमने कहा साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। हमारे लिए जानना ये इंपॉर्टेंट है कि ये धाराएं ईस्ट से वेस्ट क्यों बह रही हैं, ये पूर्व से पश्चिम ही क्यों बह रही हैं, ये दक्षिण से उत्तर भी बह सकती थी, ये पश्चिम से पूर्व भी बह सकती थी, इनकी डायरेक्शन पूर्व से पश्चिम ईस्ट टू वेस्ट ही क्यों है। तो यहाँ पे कारण जो है वो है यहाँ पे चलने वाली पवनें। हम जानते हैं इक्वेटर के विषुवत रेखा के पास व्यापारिक पवनें, जिनको हम डिस्कस करके आ चुके हैं एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर को कंप्लीट डिटेल में तो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक हमें पढ़ना है करंट्स, लेकिन कारण को जानते हुए हम पढ़ते हुए चलेंगे। प्लेनेटरी विंड्स के बारे में हम एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं। प्लेनेटरी विंड्स जो कि स्थायी पवनें, जिनमें हम 3 पवनें देखते हैं, व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड्स को, वेस्टर्लीज पछुआ पवनों को, और पोलार विंड्स ध्रुवीय पवनों को। अब इनका इम्पैक्ट किस तरह से आता है, ये तीनों इम्पैक्ट आते हैं जल धाराओं के ऊपर, क्योंकि यदि धाराओं की उत्पत्ति का कारण जानना हो कि करंट्स किस तरह से ओरिजिन होता है करंट्स का, तो उसके पीछे सबसे बड़ा और मेन इंपॉर्टेंट रीजन है इसके पीछे कि हवाओं का चलना। हवाओं के चलने से पवनों, जो स्थायी पवनें हैं उनके चलने से, और अस्थायी पवनें नहीं, स्थायी पवनों के चलने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, घर्षण होता है। और हम जानते हैं यहाँ पे व्यापारिक पवनें हैं, और व्यापारिक पवनें जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं। हम जानते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती हैं। और अगर हम बात करें ट्रेड विंड्स की, हम बात कर रहे हैं व्यापारिक पवनें जो कि कैसी हैं, प्लेनेटरी विंड्स हैं, स्थायी पवनें हैं, परमानेंट विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स, अब हम जानते हैं कि पवनों पे विंड्स के ऊपर इंपैक्ट आता है कोरियोलिस फोर्स का, जिसे हम डिटेल में पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर के अंदर। तो ट्रेड विंड्स जो हैं वो हम बात करें नदर्न हेमिस्फेयर की, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उत्तरी गोलार्ध की। नदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध में अगर हम देखें व्यापारिक पवनों की दिशा कैसी है, क्योंकि इन्हीं पवनों का प्रभाव आ रहा है धाराओं की गति, धाराओं की दिशा के ऊपर। तो धाराओं की दिशा यानी धाराओं की उत्पत्ति का एक बड़ा कारण है पवनों का चलना। पवनों में भी अगर हम बात करें कि ये जो इक्वेटर के पास जो जल धाराएं चल रही हैं उनके पीछे कौन सी पवनों का कारण है, तो यहाँ पे कारण आपको दिखाई दे रहा है व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स। ये ट्रेड विंड्स नदर्न हेमिस्फेयर में अगर हम देखें तो ये चलती हैं उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ। और अगर हम इसे देखें सदर्न हेमिस्फेयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये चलती हैं दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से साउथ ईस्ट से उत्तर पश्चिम की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अब यहीं से उत्पत्ति का कारण निकल कर आ रहा है कि ये नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट और साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट ईस्ट से वेस्ट क्यों चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यापारिक पवनें चल रही हैं, और उन व्यापारिक पवनों की दिशा हम जानते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। अगर हम बात कर रहे हैं नदर्न हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध की, यदि हम बात कर रहे हैं सदर्न हेमिस्फेयर दक्षिणी गोलार्ध की, तो इनकी डायरेक्शन हो जाती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। कुल मिलाकर इनकी डायरेक्शन पूर्व से पश्चिम में होने की वजह से यहाँ पे घर्षण के कारण इन जल धाराओं का जो गति है, इन जल धाराओं की, वो हो जाती है ईस्ट टू वेस्ट। तो पहला कारण हमने जान लिया है। अब इसके साथ में एक इंफॉर्मेशन और ऐड करनी है आपको कि जब कभी विंड्स की बात आती है, जब कभी हम पवनों की दिशा को पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए जल धाराएं हों, पवनें हों, इनके नामकरण जो हैं वो दिशाओं के नाम पे होते हैं। हम क्या कहते हैं यहाँ पे, पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज हम कहते हैं ना, पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज। क्यों कहते हैं पछुआ पवनें, क्योंकि ये चलती हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ।
कहाँ पे चलती हैं? हम जानते हैं पछुआ पवने 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे ओशिनोग्राफी में करंट्स इंपॉर्टेंट हैं, वैसे ही एटमॉस्फेयर को डिस्कस करते समय विंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो विंड्स का पूरा पूरा रोल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पूरा प्रभाव, पूरा इंपैक्ट, कारण बनी हुई है इन जल धाराओं के। तो इसी वजह से वायुमंडल और जलमंडल में बहुत घनिष्ठता का संबंध है। अगर आपने जलमंडल को पढ़ना चाह रहे हैं आप, लेकिन आपने वायुमंडल को नहीं पढ़ा, तो आपके कंसेप्ट आधे अधूरे ही क्लियर हो पाते हैं। तो इन दोनों का इंटरलिंक है, बहुत क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से। पछुआ पवने, जैसे ही हम बात करते हैं यहाँ पे फोग फिश की, उस समय भी हम वायुमंडल का भी प्रभाव देखते हैं, क्योंकि फोग बनने का कारण जल धाराएं नहीं हो सकती। फोग बनने का कारण तो वायुमंडल में जो पवने हैं, यहाँ पे गर्म और ठंडी पवने किस तरह से वायुमंडल में मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फोग, कुहासे का निर्माण होता है। तो बार बार हमें पढ़ते हुए, हर एक पर्टिकुलर फैक्ट को जानते हुए, साथ में वायुमंडल के फैक्ट भी, एटमॉस्फेयर के फैक्ट भी चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे पछुआ पवने कैसे चलती है? वेस्ट टू ईस्ट। जब पश्चिम दिशाओं का, यहाँ पे पवनों पे नामकरण जैसे हम करते हैं, पवनों का नामकरण, उस समय हम क्या करते हैं कि जिस दिशा से पवन चल रही है उस दिशा के नाम पे उस विंड का नाम रखा जाता है। जैसे पछुआ पवने कहाँ से चल रही हैं? पश्चिम से चल रही हैं। कहाँ? पूर्व की तरफ। तो इनका नाम क्या है? पछुआ पवने, वेस्टर्लीज, वेस्ट से चल रही हैं। लेकिन जल धाराओं के नामकरण में इसका ठीक उलट हो जाता है। क्या हो जाता है? नामकरण इन जल धाराओं का भी दिशाओं के आधार पर ही होता है। लेकिन कैसे? कि जब कोई करंट वेस्ट टू ईस्ट चलती है, जब कोई धारा, करंट पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, वेस्ट टू ईस्ट, तो जिस डायरेक्शन में जल धारा जा रही होती है उस डायरेक्शन, उस दिशा के नाम पे जल धारा का नाम होता है। तो हम इसे क्या कहते हैं? ईस्टर्ली वाटर करंट। या फिर अगर पूर्व से पश्चिम जो चल रही है तो ये क्या है? वेस्टर्ली वाटर करंट है। तो यहाँ पे पवनों में और धाराओं में एक दूसरे के जस्ट अपोजिट इनका नाम होता है। विंड्स के अंदर जहां से पवने चलना शुरू करते हैं, जिस दिशा से, उस दिशा के नाम पे, उस डायरेक्शन के नाम पे उनका नाम होता है। जल धाराओं में ठीक अपोजिट है, जहां पे पहुंच रही है करंट, उस दिशा में, जिस दिशा में पहुंच रही है उस डायरेक्शन के नाम पे उसका नाम होता है। जैसे ये ईस्ट टू वेस्ट चल रही है तो इसको वेस्टर्ली वाटर करंट हम कहेंगे। ठीक है, तो एक तो बात हुई ये। अब हमने पहला कारण तो जान लिया कि इक्वेटर के नॉर्थ में और साउथ में भूमध्य रेखा के सहारे सहारे साथ साथ में जो जल धारा चल रही है, इन पवनों के घर्षण के कारण ऊपर से एक बात हम जानते हैं, कोरियोलिस फोर्स का यहाँ पे भी प्रभाव रहता है। अर्थ हमारी रोटेट करती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। अर्थ का रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट। अब ऐसे में जब पश्चिम से पूर्व की तरफ यहाँ पे अर्थ रोटेट कर रही है, ऐसे में ये जो जल राशि है, ये जो पूरा जलीय भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये भी तो रोटेट कर रहा है। तो ऐसे में होता क्या है कि ये जो पानी, ये जो जल राशि है, ये आ करके पश्चिम की तरफ इकट्ठा हो जाती है। वेस्ट में ये इकट्ठा हो जाती है पश्चिम भाग में, और यहाँ पे ये इसका वाटर लेवल क्या हो जाता है? अप हो जाता है। अब यहाँ पे इसका प्रेशर जो होता है वो नीचे की तरफ भी लगता है पानी का। इस पानी का नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड जो धारा जाती है, वही यहाँ से मुड़ करके वीक वेस्टर्ली की वजह से यहाँ पे चलती है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। काउंटर इक्वेटोरियल करंट चलती है, जो कि इसकी काउंटर इक्वेटोरियल करंट की डायरेक्शन क्या होती है? ये होती है वेस्ट टू ईस्ट होती है। तो दूसरा कारण भी हमने जान लिया, क्योंकि बार बार आप इन धाराओं के नाम पढ़ते हैं, आपको कारण पता नहीं होता कि इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है, इनकी दिशाओं के चलने, इन जिस डायरेक्शन में ये चल रही हैं उस दिशा के पीछे चलने का कारण क्या है। फिर ये नहीं पता होता कि ये मूव किस डायरेक्शन में कर रही हैं, और इनके मूव करने का, कि अगर नॉर्थ पैसिफिक करंट है तो ये यहाँ से जाकर टर्न क्यों कर रही है, इसके मुड़ने का, इसके घूमने का कारण क्या है इसके पीछे, ये भी हम जानेंगे। किस तरह से गायरे फॉर्म होते हैं। गायरे क्या है? बेसिकली सर्कुलेशन ऑफ वाटर ही है भाई, पानी का गतिशील होना ही है। एक चक्रीय प्रवाह आपको दिखाई दे रहा है पानी का, उसी को हम गायरे कहते हैं। तो हम जानेंगे सब ट्रॉपिकल गायरे और सब पोलार गायरे के बारे में, इसके पीछे का क्या कारण है। तो वाटर का मोशन जो है, क्योंकि जल धाराओं के नाम याद कर लेना सबसे इजी टास्क है, कि हमने सीधा देखा एक नॉर्थ पैसिफिक करंट है, इक्वेटोरियल करंट है, उसके बाद हमने पढ़ा क्यूरोसिवो की धारा है, कहाँ चल रही है, हमें चाइना का ईस्टर्न पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके बाद जापान के
पूर्व में चल रही है। जापान के पूर्व में ये क्यूरोसिवो करंट भी है और ऊपर की तरफ से क्यूराइल या ओयोसिवो की करंट भी आकर मिल रही है। गर्म और ठंडी जलधाराएं मिली, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन का निर्माण होगा, जूप्लैंक्टन का निर्माण होगा। इसका मतलब फिशरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगा, यानी बहुत ज़्यादा मछलियों का उत्पादन होगा यहाँ पे। तो ये वाला कंट्री जो जापान है तो मत्स्य उत्पादन में, मत्स्य उद्योग में आगे होगा। ऐसी बातें, ये फैक्ट पढ़ लेना बहुत इजी टास्क है ना। वो तो हम पढ़ते हुए चलेंगे ही, लेकिन साथ में इनके पीछे के कारणों को जानते हुए भी, ठीक है, कि कहीं से कहीं तक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए पर्टिकुलर इस टॉपिक से जो हम पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत धूमधाम से उसको डील कर ले जाएं। तो चलिए, हमने दो बातें सीखी। एक, नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, इसकी डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट क्यों है। दूसरा, हमने देखा कि जो काउंटर पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट है, इसकी डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व की तरफ किस तरह से होती है। अब ये जो करंट यहाँ पे जा रही है, आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे नीचे यानी जल की सतह के नीचे नीचे ये करंट चलते हुए यहाँ पर जाकर क्या करती है, वाटर का, नीचे के पानी को ऊपर लेकर आती है, जिसको हम कहते हैं अपवेलिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, अपवेलिंग कहते हैं, पानी का ऊपर आना। अच्छा, जब भी बात हो महासागरों की, तो एक फैक्ट आपको ध्यान रहना चाहिए कि महासागर जो हैं, सागर या महासागर, सी हो या ओशियन हो, इनका जो बीच का भाग होता है वो बहुत गहरा होता है और ये तट के आसपास क्या होते हैं, उथले हुए होते हैं। बीच के पार्ट में बहुत गहराई होती है, तट के आसपास ये उथले होते हैं। यहाँ पे वाटर का अपवेलिंग होता है। अपवेलिंग का मतलब है कि नीचे की सैलिनिटी जो है वो ऊपर आएगी और नीचे का ठंडा पानी ऊपर आएगा। तो यहाँ पे जल कैसा मिलेगा, अपवेलिंग के कारण। जहाँ कहीं विश्व में, जहाँ कहीं महासागर में अपवेलिंग दिखाई दे रही है, अपवेलिंग हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब नीचे की सैलिनिटी ऊपर आ रही है और इसके साथ ही नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ रहा है। क्योंकि सरफेस की अगर हम बात करें और अगर बात चल रही है इक्वेटर की, जैसे ही हम महाद्वीपों को पढ़ते हैं और जब भी कॉन्टिनेंट को पढ़ते समय या किसी भूभाग को, पर्टिकुलर प्लेस को, स्थान को पढ़ते समय जब हम ये कहते हैं कि इस स्थान में से इक्वेटर गुजर रही है, तो आपको सीधे स्ट्राइक हो जाता है इक्वेटर गुजर रही है, इसका मतलब सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पे आ रही हैं, सूर्य की सीधी किरणें आ रही हैं, यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ठीक वही लॉजिक जलीय भाग पे भी तो लागू होता है। तो जलीय भाग पे भी जहाँ कहीं इक्वेटर आपको गुजरते हुए दिखाई दे रही है, वो पैसिफिक ओशियन हो, वो अटलांटिक ओशियन हो, तो यहाँ पे इक्वेटर, और चाहे वो हिंद महासागर हो, तो यहाँ पे आपको इक्वेटर गुजरती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब इस वाले पार्ट पे सूर्य की सीधी किरणें आ रही हैं। सूर्य की सीधी किरणें आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तापमान यहाँ पे होगा ज़्यादा, टेम्परेचर यहाँ का हाई होगा। टेम्परेचर हाई होने का मतलब है यहाँ पे इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होगी। सूर्य का ताप है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण की घटना होगी, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होने का मतलब है यहाँ की सैलिनिटी क्या होगी, बढ़ेगी, सैलिनिटी बढ़ेगी। सैलिनिटी बढ़ने का मतलब है यहाँ पे वाटर की डेंसिटी जो है वो बढ़ेगी, वाटर की डेंसिटी बढ़ेगी। और डेंसिटी बढ़ने का मतलब है यहाँ के वाटर का लेवल जो है वो जाएगा लो, पानी का लेवल जो है वो लो जाएगा। देखिए, उत्पत्ति के पीछे दो बड़े कारण हैं, एक तो है समुद्र का खारापन और दूसरा है हवाओं की गति। ये दो मेन इंपॉर्टेंट कारण हैं कि धाराएं चलती हैं। करंट्स के फ्लो होने के पीछे अगर आपको केवल एक कारण बताना हो तो आप बताएंगे विंड्स को, इसके अलावा दूसरा कारण ऐड करना हो फिर आप धीरे धीरे कारणों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट कारण क्या है, हवाओं का चलना। दूसरा कारण हम देखेंगे यहाँ पे क्या, टेम्परेचर का भी, कि तापमान में डिफरेंस होता है, टेम्परेचर में डिफरेंस, इसके बाद डिफरेंस इन सैलिनिटी, इसके बाद डिफरेंस इन डेंसिटी, इसके अलावा रोटेशन ऑफ द अर्थ, और इसके अलावा रिलीफ बैरियर जो उच्चावच हैं उनके कारण भी। तो धाराओं के चलने के पीछे कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारण आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये करंट्स आखिर चल तो पड़ी हैं, इसके बाद ये किस तरह से टर्न होती है। तो ये आ रही है नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। अब ये करंट यहाँ पर आकर के क्या करती है, पानी को इकट्ठा करती है। यहाँ पे बेसिकली पैसिफिक ओशन में एक चौराहा बनता है। ये चौराहा कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे पानी आ रहा है, ठीक है। अब अर्थ के रोटेशन के कारण, अभी हमने पढ़ा वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करती है,
पानी जो है उसका जमाव होता है किस तरफ, पश्चिम की तरफ। तो ये पैसिफिक ओशन का क्या है, पूर्वी भाग है, ये भाग है पश्चिम। ठीक इसी तरह से अटलांटिक ओशन में भी, ठीक इसी तरह से हम हिंद महासागर में भी पढ़ते हैं कि पूर्व से पश्चिम, पश्चिम आते आते इन महासागरों का जल जो है वो यहाँ पे इकट्ठा होता है। इकट्ठा होकर के ये जल क्या, अब यहाँ पे क्या आ गए हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पे। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है पापुआ न्यू गिनी दिखाई दे रहा है, ये इंडोनेशिया के द्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये बोर्नियो द्वीप दिखाई दे रहा है, ये आपको फिलीपींस देश दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया है, लैंड आ गई है। अगर यहाँ पे लैंड नहीं होती तो ये कंटिन्यूअस मैनर में फ्लो करती रहती है करंट, है ना, क्योंकि यहाँ पे लैंड आ गई है। अब इस धारा को क्या होगा, मुड़ना होगा। ये धारा वापस बैक नहीं जाएगी, ये धारा टर्न होगी। धारा ने टर्न लिया। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे आते आते ये किसके प्रभाव में आ गई है, पछुआ पवनों के प्रभाव में, वेस्टर्ली के प्रभाव में। और जैसे ही बात आती है वेस्टर्ली की, इसका मतलब कहाँ से चलेगी, वेस्ट टू ईस्ट चलेगी। तो यहाँ पे ये चल रही है इस भूभाग लैंड एरिया के नाते टर्न होकर के, और अब ये चल पड़ी है वेस्ट टू ईस्ट। और ये कौन सी करंट है, ये है नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट कहेंगे हम इसे ड्रिफ्ट क्यों कह रहे हैं, इसको करंट क्यों नहीं कह रहे, उसके पीछे का कारण जानिए। नॉर्थ पैसिफिक ओशन ड्रिफ्ट कह सकते हैं आप, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। कारण इसका क्या है, इसे हम ड्रिफ्ट कह रहे हैं, इनको हम करंट कह रहे हैं। इसके पीछे सिंपल सा कारण इतना ही है कि ये जो करंट है ये इक्वेटर के सहारे सहारे आपको चलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे डोलड्रम के नाते भी, अब इक्वेटर तो हम जानते हैं एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। अगर कोई लैंड एरिया होता तो हम ये कहते भी कि इसके सहारे सहारे करंट धाराएं चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये तो इमेजिनरी लाइन है, इसका मतलब ये खुला पार्ट है। लेकिन यहाँ पे व्यापारिक पवने और साथ में हम जानते हैं कि यहाँ पे शांत पेटी, डोलड्रम, वीक वेस्टर्ली, इन सब के सहारे सहारे ये चलती हुई आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्या है, ये समुद्र का वो खुला पार्ट है जिसके अंदर ये धारा जो है वो चल रही है, एकदम ओपन पार्ट के अंदर, किसी के सहारे नहीं चल रही है धारा। तो इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, ड्रिफ्ट कह देते हैं। ड्रिफ्ट को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। ड्रिफ्ट जो है वो खुले महासागर में, खुले सागरों में सीधे चलती है अपने तरीके से। और क्यों इस डायरेक्शन में चल रही है, क्योंकि यहाँ पे अब हम आ गए हैं पछुआ पवनों के प्रभाव में, वेस्टर्ली के प्रभाव में हम आ चुके हैं। देखिए इसीलिए सबसे पहले चैप्टर पढ़ाया जाता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ताकि बार बार उनको लेकर के आपको समझाना ना पड़े। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां तक आते आते जैसे ही जापान की बात आ रही है आपको आइडिया लग जाना चाहिए। देखिए ये जा रही है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये आपको गुजरते हुए दिखाई दे रही है, ये मैक्सिको दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इक्वेटर की तो ये आपको दिखाई दे रही है इक्वेटर भूमध्य रेखा। इसीलिए जैसे ही कॉन्टिनेंट दिखाई दे जाएं, चलिए महासागरों में तो एग्जैक्टली आइडिया ना लगा पाए, लेकिन जैसे कॉन्टिनेंट दिखाई दे गए वैसे ही तो तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि कहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी, कहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगी और कहाँ से इक्वेटर गुजर रही है। जैसे ही बात आ रही है मैक्सिको की, हम जानते हैं ये आपको 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरते हुए दिखाई दे रही है। अच्छा, भारत इसमें मैप में दिखाई नहीं दे रहा, अदरवाइज भारत को देखकर तो आप अंदाजा लगा ही ले जाते कि कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2 पार्ट में डिवाइड करती है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये आपको दिखाई दे रही है, यहां से ऑस्ट्रेलिया का डिवीजन करते हुए गुजर रही है मकर रेखा। और ये यहां पे साउथ अमेरिका के अंदर से, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में से गुजर रही है, क्योंकि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में से दोनों रेखाएं गुजरती है ना, इक्वेटर भी गुजरती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरती है। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात आने के साथ, क्योंकि देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम पढ़ते हैं अटलांटिक ओशन को पढ़ते समय, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति कहाँ पे है। इसके अलावा जब हम पढ़ते हैं हिंद महासागर को तब भी अफ्रीका इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई अटलांटिक को पढ़ते समय अफ्रीका का पश्चिमी तट जो है या पश्चिमी भाग जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंद महासागर को पढ़ते समय अफ्रीका का पूर्वी भाग, पूर्वी तट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली महासागरों की और महाद्वीपों की, ओशियन की और कॉन्टिनेंट की तो आपको लोकेशन बिल्कुल ध्यान रहनी चाहिए एनी टाइम। आपको रात को भी उठाकर पूछ लिया जाए ना कि उत्तर अमेरिका में से कौन सी गुजरती हैं, दक्षिण में से कौन सी, अफ्रीका में से कौन सी, आपको एग्जैक्टली रटना नहीं है, इस मैप का आपको यूज करना है। यानी ये मैप आपके जैसे कुछ कुछ तस्वीरें आपके दिमाग में छप जाती है ना,
ठीक वैसे ही ये मैप आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि जैसे ही बात आए कि वर्ल्ड वाइड मैप, तो एक मैप जो आप बार बार देखते हैं जिसमें सारे महासागर हैं, सारे महाद्वीप हैं, एक तो वो आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए। जैसे ही बात आए अटलांटिक ओशन की तो आपको तुरंत उसकी स्थिति, पैसिफिक ओशन की तो इसकी स्थिति, तो इसके साथ साथ महाद्वीप तो चल ही रहे हैं। आप महाद्वीपों को टारगेट करते हैं तो महासागर साथ साथ चलते हैं। अगर आप महासागरों को टारगेट करते हैं कि इसकी इमेज मुझे ध्यान रहनी चाहिए तो महाद्वीपों की भी साथ साथ ध्यान रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कि ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा गुजर रही है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि 30 से 35 डिग्री चलना स्टार्ट कर देती हैं वेस्टर्लीज, पछुआ पवनें, और पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण यहाँ पे ये जलधारा, क्योंकि हवाओं का तो पूरा इम्पैक्ट आ रहा है, पवनों का, और पवनों में भी कौन सी, जो परमानेंट, जो स्थायी पवनें हैं, स्थायी पवनें ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली और पोलार विंड्स। तो यहाँ पे हमने देखा ट्रेड विंड का इम्पैक्ट, यहाँ पे हम देख रहे हैं वेस्टर्ली का इम्पैक्ट, पछुआ पवनों का इम्पैक्ट, और यहाँ पे व्यापारिक पवनों का प्रभाव। तो यहाँ पे पछुआ पवनों के प्रभाव के चलते ये मुड़ गई हैं, जो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है। अब ड्रिफ्ट भी क्यों कहते हैं वो भी हमने जान लिया। अब ये कैसे चलती है, वेस्ट टू ईस्ट चल रही है। चलते 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 सामने जाकर के इसे लगा कि यहाँ पे तो लैंड एरिया आ गया है, यहाँ पे तो भूभाग आ गया है, तो अब क्या करें, और आगे तो बढ़ नहीं सकती, बैक जा नहीं सकती, तो दो डायरेक्शन में टर्न हो गई। एक डायरेक्शन आ गई है दक्षिण की तरफ, जिसको हम कहते हैं कैलिफोर्निया के तट के सहारे सहारे ये चलने के कारण धारा, इसका नाम रख दिया गया कैलिफोर्निया करंट। जो करंट उत्तर की तरफ मुड़ी ये चली अलास्का की तरफ, तो इसको कह दिया गया अलास्का करंट। अच्छा, तटवर्तीय भागों के नाम पे ही इनके नाम रखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम्बोल्ट जर्मनी के थे, इन्होंने खोजा इस धारा को, इसलिए इनको हम्बोल्ट धारा कह देते हैं। बाकी यहाँ पे आपको पेरू करंट दिखाई दे रही है, क्योंकि चिली की अपेक्षा ये पेरू को ज्यादा प्रभावित करती है। इसको हम चिली करंट भी कह सकते हैं, भी आपको चिली भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन इसको पेरू करंट क्यों कहते हैं, क्योंकि पेरू को ये ज्यादा प्रभावित करती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, तो धाराओं के नाम याद रखना टास्क नहीं है आपके लिए बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे ही आपको ध्यान आता है कि भी कैलिफोर्निया करंट की बात हो रही है तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा। उत्तर अमेरिका की बात कर रहे हैं, उत्तर अमेरिका के भी पश्चिम की हम बात कर रहे हैं, पैसिफिक ओशन के पूर्व की हम बात कर रहे हैं, कैलिफोर्निया के सहारे सहारे ये बहती है। ये कौन सी प्रकृति की धाराएं हैं ये भी हम क्लास में ही याद कर ले जाएंगे, वो भी आपके लिए टास्क नहीं था। टास्क सिर्फ एक ही बात थी कि इसके पीछे के कारणों को जानना, वो हम जानते हुए चल रहे हैं। तो धाराएं बहुत आसान हैं, और अच्छी बात ये है कि लगभग आप देखते हैं ज्योग्राफी में करंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कौन सी धारा ठंडी है, कौन सी गर्म है, किसका क्या प्रभाव आ रहा है, ये यहीं पे क्यों बह रही है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने में मिल भी जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो बहुत ईजी टॉपिक है, बस इसके लिए कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कारणों को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बाकी धाराओं के नाम तो वही जो तटीय भाग में लग रही हैं उसी के नाम पे इनका करंट का नाम रख दिया गया है। चलिए, तो ये कैलिफोर्निया करंट क्या हुआ, हमने देखा कि ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन ड्रिफ्ट जो थी ये दो डायरेक्शन में बंट गई। बंटने का यानी डिवाइड होने के पीछे कारण सिंपल है कि सामने लैंड एरिया आ गया है, भूभाग आ गया है, तो ये दोनों तरफ टर्न कर गई। एक चली गई उत्तर में, दूसरी आ गई दक्षिण में। ये दक्षिण वाली कैलिफोर्निया के सहारे सहारे बहते हुए फिर से व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आई और फिर से यहाँ से मुड़ गई। अब ये हमारा एक बन गया है वाटर का सर्कुलर फ्लो, यानी सर्कुलेशन में वाटर बह रहा है। कैसे बह रहा है, यहां से चला, यहां से ये धारा चली, टर्न हुई, क्योंकि यहां पे भी द्वीप हैं, टर्न हुई, जापान के पूर्व से टर्न हुई, यहाँ पे इस तरह से पछुआ पवनों के प्रभाव में आई, फिर से टर्न हुई और यहाँ पे फिर से आकर के इसी करंट में मिल गई। अब ये एक पूरा आपको फ्लो दिखाई दे रहा है, सर्कुलर फ्लो। इसी को हम क्या कहते हैं, गायरे। गायरे का नाम हमने क्या दिया, सब ट्रॉपिकल। क्यों, क्योंकि आपको ये यहाँ पे लैटिट्यूड किस तरह की दिखाई दे रही है, यहाँ पे कौन सा कटिबंध है, तो उसी के नाम पे इस गायरे का नाम आ गया। क्या नाम आया, सब ट्रॉपिकल गायरे। अब हम सब ट्रॉपिकल गायरे के उत्तर में, अब ये वाला क्षेत्र हम जानते हैं, हम बढ़ रहे हैं ध्रुवों की तरफ, हम हायर लैटिट्यूड की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा गायरे बनेगा, जो एक और सर्कुलर फ्लो हमें बनाना है वो बनेगा सब पोलार गायरे। ये किस तरह से बनता है कि ये जो दूसरी धारा टर्न हुई थी ये यहाँ पे इसी लैंड एरिया के नाते इसने इस डायरेक्शन में टर्न किया है। अब टर्न करके ये वापस से आ गई नीचे की तरफ, यहाँ पे इसने बहना स्टार्ट किया फिर से ईस्ट टू वेस्ट, और ये बह करके यहाँ पर आकर के फिर से इसमें मिल गई और ये एक बन गया एक और सर्कुलर फ्लो। और ये किस कटिबंध में है तो उसके नाते इसका नाम पड़ गया सब पोलार गायरे। ठीक है, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात हमें और समझनी है
कि यहाँ पे हम जानते हैं कि जो जलीय भाग यानी पैसिफिक ओशन जो है वो जमा हुआ नहीं है, बर्फ से ढका हुआ नहीं है, तो इसका जो वाटर लेवल होता है, जो जल की सतह रहती है वो नीचे रहती है। लेकिन हम जानते हैं कि आर्कटिक ओशन तो ध्रुव होने के नाते पूरी तरह से आर्कटिक ओशन क्या रहता है, जमा रहता है, बर्फ से ढका रहता है। अब बर्फ से ढका होने के नाते इसका वाटर सी लेवल जो है वो समुद्री स्तर, जल स्तर जो है वो क्या रहता है, अप रहता है। और पानी हमेशा कहाँ से कहाँ बहता है, जैसे हम पवनों को क्या पढ़ते हैं, पवनें बहती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। भाई उच्च दाब से, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ पवनें चलती हैं। पानी कहाँ से कहाँ चलता है, जहाँ का वाटर लेवल अप है वहाँ से डाउन की तरफ चलेगा। आपने कभी नेचुरली देखा है कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है? जब तक आपको यांत्रिक ऊर्जा ना लगाएं तब तक पानी का क्या कर रहता है, ढलान की तरफ बहता है। तो इसलिए यहाँ से करंट, जो आर्कटिक ओशियन है वहां से करंट किधर आएंगी, दक्षिण की तरफ। उत्तरी ध्रुव से करंट कहाँ आ रही है, दक्षिण की तरफ आ रही है। अच्छा, जैसे ही बात आएगी अंटार्कटिका की, ये भी पूरी तरह से जमा हुआ है, इसे तो हम श्वेत महाद्वीप ही कहते हैं पूरी तरह से, तो बर्फ से ढका हुआ है। इसका भी वाटर लेवल यानी सी लेवल क्या है, वाटर लेवल नहीं, सी लेवल क्या है, इसका अप है। यहाँ पे लेवल अप होने के कारण इससे भी डायरेक्शन किस दिशा में चलेगा पानी, इस डायरेक्शन के अंदर, यानी इसमें पानी चलेगा दक्षिण से उत्तर की तरफ। और यहाँ पे बहाव चल रहा है उत्तर से दक्षिण की तरफ। कारण आपको पता है कि हमें ज़्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ पानी को बहाना है, क्योंकि यही प्रकृति है कि ढलान की तरफ पानी बहता है। तो यहाँ पे ये धाराएं आ रही हैं। अच्छा, जो धाराएं आर्कटिक से या अंटार्कटिका से आएंगी वो धाराएं कैसी होंगी, गर्म होंगी प्रकृति में या ठंडी होंगी? ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ठंडी होंगी। तो ये कौन सी धाराएं आ रही हैं, ठंडी जल धाराएं आ रही हैं। ये आकर के ठंडी जल धारा यहाँ पे आई और आ करके ये मिल गई है गर्म जल धारा से। गर्म से कैसे मिली, यहाँ पे गर्म से कैसे मिली इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वेटर के पास पास क्या चल रही है, इक्वेटर के पास जो धारा होगी वो गर्म होगी प्रकृति में या ठंडी होगी? ऑब्वियस सी बात है, सूर्य की सीधी किरणें आ रही हैं तो पानी गर्म होगा, इसका मतलब यहाँ पे गर्म जलधाराएं चलेंगी। तो ये गर्म जलधारा चल रही है। ये गर्म जलधारा चलते चलते पहुंची है। अब देखिए इसने क्या किया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को पार किया है। अच्छा, कर्क रेखा तक हम जानते हैं और मकर रेखा तक और इसके आसपास के क्षेत्र में हम जानते हैं टेम्परेचर तो हाई रहता है। टेम्परेचर तो कर्क और मकर रेखा के बाद में जैसे जैसे हायर लैटिट्यूड की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर, तापमान डाउन, कम होना शुरू होता है। तो यहाँ पे ये धारा कैसी है, गर्म है प्रकृति में। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो इक्वेटर से आई, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को पार किया है, ये धारा है गर्म। अच्छा, इसके गर्म लगने के पीछे एक कारण और भी है। चल तो पड़ी है हायर लैटिट्यूड की तरफ, अभी भी गर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है जापान, ये जापान का होकेडो द्वीप दिखाई दे रहा है। होकेडो तो पूरी तरह से जम जाता है जब सूर्य मकर रेखा पे लंबवत चमकता है उस समय, यानी सन कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। किस समय में होता है, दिसंबर के अंदर। दिसंबर में जब सूर्य की स्थिति यहाँ पे है, इस दिसंबर के समय में नदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, ठंड का समय चल रहा होता है, शीत ऋतु चल रही होती है। अब यहाँ पे विंटर सीजन के अंदर ये होकेडो, क्योंकि हायर लैटिट्यूड की तरफ बढ़ चुके हैं, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कर्क रेखा। हायर लैटिट्यूड पे जाते जाते ये होकेडो तो पूरी तरह से बर्फ से जमना स्टार्ट हो जाता है। अब आ रही है ये धारा जो कि इक्वेटर से बहती हुई आ रही है। इक्वेटर से बहती हुई धारा यहाँ के जो स्थल भाग जो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, स्थल भाग लैंड एरिया का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन जा चुका है, वहाँ पे ये जल धारा कैसी लगेगी, गर्म लगेगी। क्योंकि उस भूमि की तुलना में जो जलीय भाग है वो गर्म लगेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर पानी का, जल का कम है और भूमि का पानी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है और लैंड एरिया का टेम्परेचर तो बहुत कम हो चुका है, इसीलिए तो जम चुका है होकेडो, हांशु, क्यूशु, सिकोकू, इन द्वीपों को हम पढ़ चुके हैं ना जापान में। तो जापान के ये द्वीप हैं। अब यहाँ पे जापान के पूर्वी तट पे आपको ये धारा दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे ऊपर से आ रही है क्यूराइल, क्योंकि यहाँ पे क्यूराइल द्वीप हैं, इसी के नाते इसको क्या कह दिया जाता है। और ओयाशियो और क्यूराइल द्वीप आप खुद से सर्च करना, कुछ
पर्टिकुलर एरिया को खुद से मैप में सर्च करने की आदत डालो। उससे क्या होगा, एक तो आपका मैप के साथ जुड़ाव बढ़ेगा, लोकेशन को जानकर आपको अच्छी फीलिंग आएगी, ज्योग्राफी पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूराइल द्वीप होने के नाते, ओयाशिवो के नाते इस करंट को क्या कहते हैं, या तो क्यूराइल की धारा कह दिया जाता है, क्यूराइल करंट, या कह देते हैं ओयाशिवो करंट। अब यहाँ पे ये आई है ठंडी जल धारा, ये वाली है गर्म, दोनों आपस में मिली। जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ पे जो समुद्री जीव जंतु हैं, यानी बहुत ही एक्वेटिक लाइफ बहुत रिच होती है। यहाँ पे जू फाइटोप्लैंक्टन का निर्माण होता है, उनको खाने के लिए जू प्लैंक्टन और मछली आती है, यानी मछलियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है मछलियों का। तो फिश मिल रही है, ये तो गर्म और ठंडी जलधारा के कारण हुआ, समझ में आ गया। फोग क्यों है यहाँ पे? फोग इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में भी यहाँ पे गर्म और ठंडी वायु राशियां आपस में मिल रही हैं, और जब कभी ठंडी और गर्म वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो फोग कुहासे का निर्माण करती हैं। इसे डिटेल में हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर को डिस्कस करते समय। तो यहाँ पे किसका निर्माण होता है? फोग का। क्या फोग का निर्माण और फिश का निर्माण दोनों के पीछे कारण धारा का है क्या? बिल्कुल भी नहीं। फिश का उत्पादन, मछलियों का उत्पादन होने के पीछे कारण तो धाराएं हैं, फोग के निर्माण के पीछे धाराएं कारण नहीं है। ठीक है, अब यहां से हमने देख लिया किस तरह से दो हमारे दायरे बन गए। ऊपर से जो धारा करंट आ रही है उसका नाम, वो कैसी है प्रकृति में? ठंडी है। जो इक्वेटर विषुवत रेखा के पास से बह रही है वो गर्म है, टर्न हुई। अब हमारे लिए दो धाराओं को जानना और जरूरी है कि वो गर्म है या ठंडी है। ये हमने देख लिया गर्म धारा है। यहाँ पे क्यूरोशियो की करंट कैसी है? गर्म है। गर्म क्यों है? ये भी गर्म क्यों है? कारण इसका जानिए। जब सूर्य मकर रेखा पे है, यानी ठंड का समय चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं चाइना के इस ईस्टर्न पार्ट को भी तो अच्छा खासा लैंड एरिया को ठंडा बना देती हैं। ऐसे में इक्वेटर से जाने वाली जो धारा, जो करंट है, उसका टेम्परेचर कैसा है? ज़्यादा है। किसकी तुलना में ज़्यादा है? इस लैंड एरिया की तुलना में तो ज़्यादा है। तो यहाँ के लोगों को ये जल धारा कैसी लगेगी? गर्म लगेगी। तो ये कैसी है? गर्म जल धारा। ये भी कैसी है? गर्म जल धारा। ये टर्न हुई, ये आकर के ये ऊपर जो जा रही है, एक तो अलास्का की धारा को हमें देखना है कि गर्म है या ठंडी है, दूसरा कैलिफोर्निया की धारा को देखना है कि ये गर्म है या ठंडी है। ऊपर से जो आ रही है आर्कटिक महासागर से, वो तो ऑब्वियस सी बात है ठंडी है। तो तीन का तो हमें पता चल गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैलिफोर्निया की करंट, क्योंकि अभी ना यहीं पे इस मैप पे इस सारी बातों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम फैक्ट्स को पढ़ते हुए चलेंगे, बाकायदा धाराओं को हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैलिफोर्निया करंट जो है ये कैसी है? ये ठंडी है। अब इसके ठंडे होने के पीछे कारण देखिए। यहाँ तक तो सब कुछ मामला गर्म चल रहा था, करंट्स कैसी थी? गर्म थी। टर्न होके यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाली जो है वो ठंडी है, ऊपर जो गई वो गर्म लग रही है। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना है, सोनोरन का डेजर्ट, ध्यान आ जाना चाहिए यहाँ पे। अब इस धारा के ठंडी लगने के पीछे कारण वही है जो यहाँ पे गर्म लगने के पीछे का कारण था। इसका मतलब ये गुजर रही है कर्क रेखा गुजर रही है। इसका मतलब लैंड एरिया पे तो टेम्परेचर कैसा है? ज़्यादा है, गर्म है। कब गर्म है? समर सीजन में, जब सूर्य जो है जून के समय में, जब सूर्य यहाँ पे सीधा चमक रहा है, तो ऐसे समय में यहाँ पे इस लैंड का टेम्परेचर कैसा है? ज़्यादा है। यहाँ पे मरुस्थल भी है, गर्म मरुस्थल यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे ये धारा जो आई है इसका टेम्परेचर कैसा है? कम है। किसकी तुलना में? इस लैंड एरिया की तुलना में इसका तापमान कम है। तो ये कैसी लग रही है यहाँ के लोगों को? जब लोग यहाँ वाले कैलिफोर्निया वाले, यहाँ पे कैलिफोर्निया की खाड़ी भी है, कैलिफोर्निया के तट पे गए तो उन्होंने कहा, कैलिफोर्निया स्टेट है यूएस का एक, तो यहाँ पे उन्होंने जाकर कहा भाई जलधारा तो बहुत ठंडी है, यानी कोस्टल एरिया का पानी तो हमें ठंडा लग रहा है। उन्हें क्या मतलब है आम लोगों को? ये तो हमें हमारा एग्जाम देना है, तो हम पढ़ रहे हैं कौन सी धारा कहाँ बहती है, वरना आपको लगता है आप करंट्स पढ़ रहे होते। ठीक है, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट होना एक बहुत अलग बात है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो यहाँ पे लोगों ने कहा भाई ये तो बहुत ठंडी लग रही है। हम जैसे ही लैंड एरिया की तरफ जा रहे हैं वो तो गर्म महसूस हो रहा है, वहाँ पे तो गर्मी है, लेकिन जैसे ही तटीय भाग में आ रहे हैं ठंडी जलधारा लग रही है। इसका मतलब कैलिफोर्निया की जलधारा जो है वो कैसी है? ठंडी है। ठीक इसी तरह से अब अलास्का, अब यहाँ पे देखिए, जब सूर्य दिसंबर के समय में मकर रेखा पे है, ये अलास्का तो पूरा बर्फ से ढक जाता है, पूरा का पूरा। अलास्का में इस वाले रीजन के अंदर लोग कम रहते हैं, बसावट कम है, जो पॉपुलेशन रहती है वो लगभग इस वाले रीजन में रहती है, इस वाले तट वाले क्षेत्र में। अब ये करंट गई,
ये करंट गई, ये वाला पार्ट जो है वो जमा हुआ है। इसका मतलब टेम्परेचर इस भूभाग का तो बहुत ही कम है और बहुत कम है। ऐसे में ये धारा गई तो ये उनको क्या लगी, गर्म लगी। धारा का तापमान इनको लगा ज्यादा। इन्होंने कहा जैसे ही हम लैंड एरिया पे हैं तो वो तो बिल्कुल चिल्ड है, जमा हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन जैसे ही हम जा रहे हैं तटीय इलाके में तो वहां पे धारा कैसी लग रही है, गर्म लग रही है। तो यहाँ पे ये धारा कैसी है, गर्म है। लेकिन इसके पीछे इसके साथ ही एक बात और भी है, उसका भी कारण जान लेते हैं। ये वाली भी अलास्का करंट कहलाती है और ये अलास्का करंट कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, आर्कटिक ओशियन से। आर्कटिक ओशियन से आएगी, वो तो किसी भी हालत में गर्म हो ही नहीं सकती। कैसी है, ठंडी है। ये अलास्का की धारा हम क्या कह रहे हैं, गर्म है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए अलास्का की धारा ठंडी है या गर्म है, तो मैंने कहा यहाँ पे लोग नहीं रहते। जनमत कहाँ करवाया जा सकता है, वोटिंग कहाँ करवाई जा सकती है कि आपको अलास्का की धारा ठंडी लग रही है या गर्म लग रही है। तो वोट देने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, वो यहाँ पे तो लोग जनसंख्या रह ही नहीं रही है। तो यहाँ वाले लोग क्या कहेंगे, भाई जैसे ही हम तटीय इलाके में जा रहे हैं जलधारा तो गर्म लग रही है। तो अलास्का, हाँ बिल्कुल यही कारण है। आपको लग सकता है कि अलास्का ये वाली ठंडी है, ये वाली गर्म है, तो हमने इसको गर्म या ठंडी दोनों क्यों नहीं कहा, गर्म ही क्यों कह रहे हैं। उसके पीछे का यही कारण है, यहाँ पे लैंड का टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है, बहुत डाउन हो चुका है। इस वाली धारा का टेम्परेचर क्या है, थोड़ा ज्यादा है, इस नाते ये गर्म लग रही है। यहीं के लोगों के नाते इस धारा को कह दिया जाता है गर्म जलधारा। तो अलास्का की धारा कैसी है, गर्म है। कैलिफोर्निया की कैसी है, ठंडी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, दो हमने दायरे फॉर्म कर लिए। कौन सी जलधारा गर्म है, क्यों गर्म कहला रही है, कहाँ पे ठंडी जलधारा है, जान लिया है। यहाँ पे फोग और फिश का निर्माण क्यों हो रहा है, गर्म जल और ठंडी जलधाराएं मिल रही हैं आपस में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट को। देखिए ये पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की तरफ, ईस्ट से वेस्ट क्यों बह रही है, ये तो हम सबसे पहले ही पढ़ चुके हैं। ईस्ट से वेस्ट आई। अच्छा, यहाँ पे ये जो चौराहा हमने देखा था, ये चौराहा क्यों है, यहाँ से आ रही हैं धाराएं। इसके बाद कुछ धाराएं, यहाँ पे जल संधियां भी तो है ना, इन जल संधियों से होते हुए सीधी यहाँ से निकल जाती है, एक जल धारा सीधी निकल जाती है। और इसीलिए महासागरों में संतुलन भी बना रहता है। सभी महासागरों का पानी एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहा है। कैसे मिक्स हो रहा है, ऊपर आर्कटिक से पानी आ रहा है पैसिफिक के अंदर, इस पैसिफिक का पानी मिल रहा है ना, ऊपर से ठंडी जलधारा आ रही है। इस पैसिफिक में ये जो इक्वेटोरियल करंट है ये पहुंच जाती है सीधे कहाँ पे, अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में तो हम देख रहे हैं पैसिफिक ओशन को, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर। तो यहाँ पे ये जलधारा कहाँ मिल गई है, यानी पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर का पानी किस में मिल रहा है, हिंद महासागर में। ठीक इसी तरह से प्रशांत महासागर की ये वाली जो करंट जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी पैसिफिक ओशन। अगर हम बात करें उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग की, तो प्रशांत महासागर लग रहा है, पैसिफिक ओशन। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग की, क्या लग रहा है, अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे ये वाली जो करंट आपको जाते हुए दिखाई दे रही है, इसका एक पार्ट जो है वो चला जाता है अटलांटिक ओशन में। तो इन महासागरों का जो जल है वो आपस में मिक्स होता रहता है, संतुलन एक बना रहता है। भाई प्रकृति में तो संतुलन, नेचर को पता है कि उसे बैलेंस कैसे करना है, वहाँ पे इनइक्वलिटी नहीं है। भाई हमारे देश में तो हमने इक्वलिटी लाने के लिए फंडामेंटल राइट, हमारे मूल अधिकार हैं, बाकायदा बताया गया है ना कि राज्य का कर्तव्य है, राज्य को क्या करना है। डीपीएसपी में राज्य के कर्तव्य बताए हैं। मूल अधिकारों को देते समय हर बार क्या कहा है, राज्य को निषेध किया जाता है, राज्य को रोका जाता है। यानी राज्य यानी हमारा देश किसी भी तरह से किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता हमारे देश में। और हमारे लिए क्या दिए गए हैं, मूल अधिकार। आर्टिकल्स हम पढ़ते ही हैं, फंडामेंटल राइट भाग 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यानी हमारे यहाँ पे तो समाज में, देश में इनइक्वलिटी है, उसे इक्वलिटी में बदलने में हम लगे हुए हैं। लेकिन नेचर जो है वो अपने आप में संतुलन बना ले जाती है। नेचर कहीं भी बैलेंस को बिगड़ने नहीं देती, संतुलन बनाए रखती है। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से पानी जो होता है इन सभी महासागरों का इंटरमिक्स चलता रहता है। अब हम जान लेते हैं कि चौराहा क्यों कहा था, पहले तो वही बात देख रहे थे। देखिए यहाँ से ये पानी आया, ये सीधा निकल गया, एक पानी की धारा ऊपर चली गई, एक की हम देख रहे हैं ये साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट नीचे चली गई, एक को हमने देखा काउंटर इक्वेटोरियल करंट के रूप में, सीधे क्या हो गई, वेस्ट टू ईस्ट बहना स्टार्ट हो गई, ये भी हमने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट ईस्ट से वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की तरफ बही, आ करके ये सदर्न साइड में मुड़ गई।
क्यों मुड़ी, इसके पीछे भी कारण वही है। अब देखिए, जो उत्तरी गोलार्ध में कारणों को जानकर आए हैं वही कारण यहाँ पे हैं। पहले व्यापारिक पवने, इसके बाद में पछुआ पवने, पछुआ पवनों के प्रभाव से अब ये टर्न हुई, टर्न होकर के यहाँ पे ये इसमें जा मिली। अब यहाँ पे एक आपको लग सकता है कि भी दो गायरे क्यों नहीं बन रहे हैं, ये गायरे बन जाना चाहिए था, यहाँ पे इसको इधर मुड़ जाना चाहिए था ना इस करंट को। जिस तरह से पछुआ पवनों के प्रभाव से ये वाली करंट यहाँ पे मुड़ी और हमने कहा ये ड्रिफ्ट है, नॉर्थ पैसिफिक की ये ड्रिफ्ट है, तो वैसी एक ड्रिफ्ट यहाँ भी बन जानी चाहिए थी। पूरा हमें दिख रहा है खुला महासागर है, सहारा चाहिए नहीं तो धारा नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट कहेंगे। तो यहाँ पे भी ड्रिफ्ट बन जानी चाहिए थी, क्यों नहीं बनी, उसके पीछे का कारण आप जानिए। बस ये लास्ट कारण है, इसके बाद हम धाराओं को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप ये कारण जानकर तो ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है हमारा, तो आपको अच्छा लग रहा होगा इन कारणों को जानकर। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, लैंड एरिया। हम जानते हैं जैसे ही बात आती है नदर्न हेमिस्फेयर की, भूभाग ज्यादा है, जैसे ही बात आती है सदर्न हेमिस्फेयर दक्षिणी गोलार्ध की, जलीय भाग ज्यादा है। एक कारण तो ये हुआ कि यहाँ पे दो गायरे नहीं बन पाते। दूसरा कारण क्या है यहाँ पे, जो कि बड़ा कारण है, जैसे ही बात आती है 40 डिग्री लैटिट्यूड, 40 डिग्री अक्षांश की, ये क्या गुजरती हुई दिखाई दे रही है, ये गुजरती हुई दिखाई दे रही है मकर रेखा। 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद 50 डिग्री और 60 डिग्री, ये हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड की, अक्षांशों की। 40 डिग्री हम क्या कहते हैं, गरजती 40, प्रचंड 50 और चीखता 60, ठीक वही बात। और ये क्यों कहा जाता है, इन अक्षांशों में ये जो पछुआ पवनें चल रही हैं इन वेस्टर्लीज, क्योंकि पछुआ पवनें दोनों गोलार्धों में चलती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सदर्न हेमिस्फेयर। अब 30 से 35 डिग्री के बाद ये जो पछुआ पवनें चल रही हैं 40 डिग्री लैटिट्यूड, 50 डिग्री लैटिट्यूड, 60 डिग्री लैटिट्यूड, इनको हम कहते हैं रोरिंग, फ्यूरियस और स्क्रीमिंग। रोरिंग, फ्यूरियस और स्क्रीमिंग, यानी यहाँ पे 40, 50, 60 डिग्री, ये जो गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 है, इसका मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली हैं। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाती हैं, क्योंकि इनको कोई लैंड एरिया तो मिल नहीं रहा है, इनके सामने कोई अवरोधक तो है नहीं, कोई बैरियर तो है नहीं, तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और ये स्ट्रॉन्ग होकर के अब यहाँ पे इनको क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है। ये जल राशि को क्या करते हैं, धकेलती हैं पीछे की तरफ, यानी हायर लैटिट्यूड की तरफ धकेलते हुए। अच्छा, इनकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है, पछुआ पवने ना वेस्टर्ली है, वेस्ट टू ईस्ट इसको धकेलती हैं और ले जा करके इस वाले गायरे को फॉर्म होने ही नहीं देती, इस वाली पार्ट को सीधे यहाँ ले जाती हैं। तो सीधे किस में मिला देती हैं, जो अंटार्कटिका से सरकम पोलार करंट आ रही थी इसके अंदर सीधे ले जाकर के मिला देती हैं। तो यही बड़ा कारण है, यानी ये जो 40, 50, 60 डिग्री पे, एक तो इसमें भूभाग का कम होना, जिसके नाते पछुआ पवनें और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती हैं। ये जो 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री लैटिट्यूड पे ये जो हम देख रहे हैं कि रोरिंग, फ्यूरियस और स्क्रीमिंग, ये जो हम गरजता हुआ 40, प्रचंड 50, चीखता 60 देख रहे हैं, इसके कारण ये जल राशि को क्या करती हैं, आगे की तरफ धकेलती हैं और सीधा ले जाकर इस करंट को, इस धारा को मिला देती हैं, जो अंटार्कटिक सरकम पोलार करंट है इसके अंदर। तो यहाँ पे एक ही गायरे बनने के पीछे का कारण भी आपने जान लिया, जबकि यहाँ पे दो गायरे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब हम देख रहे थे इन करंट्स को कि ये करंट किस तरह से चली। अच्छा, ये वाली जो है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, और ट्रॉपिकल साइक्लोन हम बात करें सदर्न हेमिस्फेयर की, कहाँ चलते हैं, वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं। अब इसके नाते यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन क्या चलती है, इस वाली धारा की, जो अंटार्कटिका वाली धारा है, इसकी धारा की डायरेक्शन आपको क्या दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है हमें वेस्ट टू ईस्ट। अब इसमें आकर के कौन मिल गई है, यहाँ से इक्वेटर से चली ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट आपको दिखाई दे रही है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, और ये आकर के सीधे इसमें मिल जाती है। अब यहाँ पे ये आ रही है ठंडी, ठंडी क्यों है, अंटार्कटिका से आ रही है, ऊपर से आ रही है गरम, गरम और ठंडी यहाँ पे मिली, तो ये आपको तस्मान सागर, ये आपको ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड दिखाई दे रहा है। ये लोग भी माहिर होते हैं यहाँ पे किसमें, मछली उत्पादन में, मछलियों को पकड़ने में। पकड़ने में माहिर क्यों होना पड़ रहा है इनको, जबकि हम जानते हैं अच्छा खासा मछली उत्पादन हो रहा है यहाँ पे, तो भाई बहुत ज़्यादा संख्या में मछलियाँ हैं यहाँ पे, फिर इनको क्या ऐसी टास्क है इनके सामने बहुत बड़ी टास्क है। जब भी हम पैसिफिक ओशन की बात करते हैं, आपको पता है ये है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर के बारे में हम क्या जानते हैं,
रिंग ऑफ फायर या इसे परिप्रशांत पेटी कहते हैं, जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है, ये यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे ये जो प्रशांत महासागर, देखिए बहुत शॉर्ट में इसे समझते हैं क्योंकि डिटेल में तो इसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम स्मॉल में यानी बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस बात को समझ लेते हैं क्योंकि ये हमारा डिटेल टॉपिक किसका चल रहा है, करंट्स का। ठीक है, मैं बता दूं आपको, फिर से याद दिलवा दूं, यहाँ पे ये जो पैसिफिक ओशन की जो प्लेट है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट्स जो हैं इसमें ये पैसिफिक ओशन की जो प्लेट है ये सबसे हैवी, सबसे ज़्यादा डेंस भारी प्लेट है, सबसे बड़ी प्लेट है। ये प्लेट हम जानते हैं कि जैसे ही ये वाले किनारे, जो महाद्वीपों के ये किनारे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये प्लेट क्या कर रही है, टकरा रही है आपस में। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी ये प्लेट टकरा रही है, यहाँ पे भी टकरा रही है। अब इस टकराने की वजह से हो क्या रहा है, इसको हम कहते हैं विनाशात्मक प्लेटों का किनारा, यानी डेस्ट्रक्टिव जो मार्जिन हम कहते हैं, प्लेट मार्जिन। इसमें क्या हो रहा है कि एक प्लेट भारी है। कौन सी भारी है? अगर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम प्लेट्स की बात कर रहे हैं तो उनकी तुलना में पैसिफिक ओशन की प्लेट बहुत ज़्यादा भारी है, बड़ी है, बहुत डेंस है। जो प्लेट डेंस होती है वो नीचे की तरफ धंसती है और ये किनारा कौन सा कहलाता है, विनाशात्मक। क्योंकि जब प्लेटें दूर जा रही होती हैं तो हम कहते हैं तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, कंस्ट्रक्टिव यानी संरचनात्मक किनारा है, लेकिन ये कैसा है, ये विनाशात्मक किनारा है। एक प्लेट दूसरी से टकराई, जो हैवी है वो नीचे की तरफ धंसती है, इस तरह से सबमर्ज होती है। और ये जो सबडक्शन हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्लेट ऊपर की तरफ, दूसरी नीचे की तरफ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, और ये पूरी रिंग ऑफ फायर इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा 2/3 से भी ज़्यादा 75% से भी ज़्यादा भूकंप, सुनामी इसी वाले आपको एरिया के अंदर दिखाई देते हैं। कारण क्या है, प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं इस वाले क्षेत्र में। अब यहाँ पे गर्त हैं, विश्व का सबसे बड़ा गर्त बताने की नीड नहीं है ना, खुद से रिकॉल हो जाना चाहिए था। इसके अलावा सबसे बड़े गर्त को नहीं बता रहे, फिलीपींस गर्त की बात कर लेते हैं क्योंकि वो तो मैं उम्मीद कर रही हूँ वो तो स्ट्राइक हो ही जाना चाहिए था। चलिए, फिलीपींस गर्त, यहाँ पे क्या है, गर्त हैं, ट्रेंचेज हैं यहाँ पे। अब ट्रेंचेज हैं क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे विनाशात्मक प्लेटों का किनारा है ना, तो यहाँ पे ट्रेंचेज हैं, गर्त हैं। अब ये मछलियाँ क्या करती हैं, यहाँ पे भी ट्रेंचेज हैं, मछलियाँ तो बहुत हैं, जाकर के गर्तों में फंस जाती हैं। अब आप सोचिए, इन लोगों को माहिर होना पड़ता है उन गर्त में गई हुई मछलियों को भी पकड़ने के लिए, तो इन्होंने की है उस लेवल की टेक्नोलॉजी डेवलप। इसीलिए तो हम जानते हैं यहाँ पे जापान को तो इसकी टेक्नोलॉजी के कारण ही पूरी दुनिया का लोहा, मतलब पूरी दुनिया लोहा मानती है जापान का, टेक्नोलॉजी के चलते। तो यहाँ पे हमने बात की रिंग ऑफ फायर की, वो भी इसी जल धाराओं को पढ़ते हुए। तो आप समझ रहे हैं टॉपिक एक है, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए एटमॉस्फेयर के, विंड्स आपको प्रॉपर मैनर में आनी चाहिए। तो एक टॉपिक दूसरे से इंटरलिंक होता है, रिलेटेड होता है। कभी भी कोई भी टॉपिक जो है वो एब्सोल्यूट मैनर में नहीं पढ़ा जाता, स्पेशली जीके जीएस के अंदर तो, क्योंकि अगर आप ये कोशिश करते हैं कि एब्सोल्यूट मैनर में पढ़ ले जाएं तो इसका मतलब फिर एग्जाम में क्वेश्चंस को देख करके ना आपको यूं लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है शायद। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे डराना मेरा मकसद नहीं है, आपको अवेयर करना मेरा टारगेट है। देखिए, यहाँ पे हमने देखा एक गायरे बना, ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट आई, यहाँ पे भी क्या चलती है, फिशरी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे भी फाइटोप्लैंक्टन का, जू प्लैंक्टन का निर्माण होता है। जो दो जल धाराएं जो विपरीत प्रकृति की हैं, एक गर्म है एक ठंडी है, आपस में मिल रही हैं, यहाँ पे भी जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन का निर्माण होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिशरी होती है और यहाँ पे ये वाली जो करंट फ्लो हो रही है, क्यों हो रही है हमने देख लिया। यहाँ पे ये करंट जो है ये जाकर के फिर से इसके सामने क्या आ गया है, फिर से लैंड एरिया आ गया है। यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड कर जाती है। एक पार्ट जो कि उत्तर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम्बोल्ट, क्योंकि जर्मन वैज्ञानिक हम्बोल्ट ने इसकी खोज की थी, हम्बोल्ट धारा कह देते हैं, या फिर पेरू को ये ज़्यादा प्रभावित करती है, इस नाते इसको पेरू करंट कह दिया जाता है। और एक करंट ये क्या चली गई है, सीधे चली गई है, और जो कि कहाँ पे जाकर के मिल रही है, अटलांटिक ओशन में मिल रही है, और ये आपको दिखाई दे रही है। फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ते हुए ये टर्न करके फिर से इस इक्वेटोरियल करंट में मिल जाती है। एक काउंटर पेरू करंट भी होती है। काउंटर पेरू करंट को हम डिस्कस करते हैं जब हम मानसून को पढ़ते हैं, मानसून की उत्पत्ति के कारण, मानसून किस तरह से, भारतीय मानसून को डिस्कस करते समय हम काउंटर पेरू करंट को भी डिस्कस करते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो चौराहा बना था, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेलिबीज। ये सेलिबीज जो आइलैंड है ये इंपॉर्टेंट है।
यहीं के पास से टकरा करके, इसी से जल धाराएं टकराती हैं इन द्वीपों से। फिलीपींस के द्वीप, आपको इंडोनेशिया के द्वीप, क्योंकि इंडोनेशिया तो है ही द्वीपीय देश, तो यहाँ पे ये टकरा करके यहाँ पे जो इनको स्पेस मिलता है, यहाँ पे जल संधियाँ भी हैं, तो यहाँ पे से ये जा करके हिंद महासागर में मिल जाती हैं। और ये जो पानी का तापमान है, यहाँ पे पानी का तापमान, यहाँ पे पानी का टेम्परेचर, ये पूरा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि इसकी एक धारा पहुँच रही है इंडियन ओशन, हिंद महासागर में भी, तो इसके नाते इसका पूरा प्रभाव आता है हमारे भारतीय मानसून पे, हिंद महासागर के तापमान पे भी। ठीक है, तो वो हम टॉपिक पर्टिकुलर पढ़ते हैं जब मानसून, तब हम काउंटर पेरू करंट को भी डिस्कस करते हैं, जो कि इसके ठीक अपोजिट बहती है। ये कहाँ बह रही है, ये आपको दिखाई दे रहा है दक्षिण से उत्तर की तरफ, वो काउंटर पेरू करंट। काउंटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बहती है उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, चलिए अब हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। हमने एक ही मैप से सारी धाराओं को डिस्कस कर लिया, कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है ये भी हमने देख लिया। चलिए, महासागरीय धाराओं के प्रकार। अच्छा, यहाँ पे क्या है, डेजर्ट हैं। ये जो धाराएं आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे डेजर्ट हैं। यहाँ पे सोनोरन का डेजर्ट, यहाँ हम जानते हैं अटाकामा का डेजर्ट। तो इन डेजर्टों पे भी इन ठंडी जलधाराओं का, यानी डेजर्ट और ये ठंडी जलधाराएं प्रभावित, एक दूसरे पे प्रभाव आता ही आता है। और यहाँ पे मरुस्थल कौन से हैं, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं। यानी ये वाली जो देखिए यहाँ पे, ये आपको मकर रेखा दिखाई दे रही है, ये कर्क रेखा गुजरती हुई दिखाई दे रही है, और कर्क और मकर रेखा के पास में, इनके आसपास की स्थिति में डेजर्ट होते हैं। तो वो कौन से डेजर्ट होंगे, वो होंगे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। और यहाँ पे ये धारा कैसी है, ठंडी, ये धारा भी कैसी है, ठंडी। दोनों धाराएं ठंडी हैं, क्योंकि जो लॉजिक टेम्परेचर का हमने यहाँ पे लगाया था, ठीक वही यहाँ पे अटाकामा का मरुस्थल है, मकर रेखा गुजर रही है, लैंड एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा है, धारा ठंडी लग रही है, तो इसलिए इस पेरू की करंट कैसी है, ठंडी जल धारा है। ठीक है, तो यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट और ये मरुस्थल ठंडी जल धाराओं वाले मरुस्थल कहलाते हैं, क्योंकि इनके किनारों पे एक तरफ डेजर्ट है, दूसरी तरफ तटीय इलाके में ठंडी जल धाराएं बह रही हैं। महासागरीय धाराओं के प्रकार, तापमान के आधार पे, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। अब हमें डिटेल पढ़ने में कहीं से कहीं तक कोई भी इशू नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हम सारे लॉजिक, सारे कंसेप्ट, सारे कारण पहले ही जान चुके हैं। तो गर्म जलधारा होती है, ठंडी होती है, वार्म स्ट्रीम एंड कोल्ड करंट, स्ट्रीम की बजाय करंट, वार्म करंट और कोल्ड करंट। गर्म जलधाराएं, वार्म करंट कौन कौन सी हैं? देखिए, गर्म जलधाराओं की क्या प्रकृति है, इनके बारे में जान लेते हैं। गर्म जलधाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ चलती हैं, क्योंकि निम्न अक्षांशों पे, यानी हम बात करें इक्वेटर से जैसे 23.5 डिग्री तक, ये धाराएं कैसी रहती है, गर्म रहती हैं। फिर हमने देखा किस तरह से गायरे का फॉर्मेशन होता है। तो ये चलती कहाँ है, निम्न से उच्च अक्षांशों की तरफ। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। ये जलधाराएं जिन क्षेत्रों की ओर चलती हैं, वहां के टेम्परेचर को ये बढ़ा देती हैं। क्यों, क्योंकि प्रकृति में कैसी है, गर्म है, वार्म करंट है। ठंडी जलधाराएं इनके ठीक अपोजिट, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ चलती हैं। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से कम होता है। ये जलधाराएं जिन क्षेत्रों की ओर चलती हैं, वहां के तापमान को कम कर देती हैं, क्योंकि प्रकृति में कैसी हैं, ठंडी हैं। प्रशांत महासागर की धाराएं कौन कौन सी हैं, हम तो मैप में ही याद कर चुके हैं। देखिए, उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं की अगर हम बात करें, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन करंट्स, तो सबसे पहले उत्तरी विषुवतीय धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल पैसिफिक करंट, क्यूरोसिवो की धारा, उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह, कैलिफोर्निया की धारा, ब्रिटिश कोलंबिया या अलास्का की गर्म जल धारा, अलास्का को ध्यान में रखना है। ओयासिवो ठंडी जल धारा, क्योंकि कहाँ से आ रही थी, क्यूराइल या ओयासिवो, ये आ रही थी आर्कटिक से। तो आर्कटिक महासागर से आने वाली धाराएं तो कैसी होंगी। अच्छा, जो टाइटैनिक मूवी अगर आपने देखी हो, तो उसमें आइसबर्ग दिखाया, हालांकि वो घटना है अटलांटिक ओशियन की, लेकिन नदन अटलांटिक ओशियन में, जहां पे वहां पे भी क्या हो रहा है, आर्कटिक ओशियन से ठंडी जलधाराएं आ रही हैं, और इन जलधाराओं के साथ क्या होता है, आइसबर्ग आ जाते हैं। और ऐसे ही एक आइसबर्ग से टकरा गया था टाइटैनिक, है ना, वो वाली घटना जिसपे एक मूवी भी बनी है, आपने देखी भी होगी। तो देखिए, ये आइसबर्ग भी किस तरह से आ जाते हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। तो ओयासिवो ठंडी जलधारा है, ओखोटस्क ठंडी जलधारा है, अथवा क्यूराइल जलधारा। दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं कौन सी हैं, तो दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा। इसके अलावा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई, ये भी कैसी है, गर्म जलधारा है। दक्षिणी प्रशांत जलधारा, पेरू की ठंडी जलधारा और प्रतिविषुवतीय जलधारा।
उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं में हमने सबसे पहले देखा उत्तरी विषुवतीय धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, या हम इसे कहें नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। यह धारा कहां से कहां चलती है? अब हम डायरेक्ट फैक्ट पढ़ सकते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। क्यों चलती है हमने कारण जान लिया। महासागर के आर पार ये बहती है, यानी पूरे महासागर से गो थ्रू होती है। यह धारा मध्य अमेरिका के पश्चिम तट से आरंभ होकर के फिलीपींस द्वीप समूह तक ये पहुंचती है और फिर क्या हो जाती है, उत्तर की तरफ टर्न हो जाती है, फिर पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है। यह धारा विषुवत रेखा के उत्तर में प्रवाहित होती है, इसीलिए इसको कहते हैं नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। अब यहाँ पे ये धारा हम देख ही चुके हैं, नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट को। ठीक वही मैप है, ये यहाँ से टर्न हुई, जो कि यहाँ पे ये चाइना के पूर्वी तट पे अपना गर्म प्रभाव छोड़ती है और इसके बाद में ये जापान के पूर्वी तट से बह रही है। यहाँ पे गर्म ठंडी मिल रही है, ये पछुआ पवनों के प्रभाव में ये वेस्ट टू ईस्ट चली, फिर कैलिफोर्निया की तरफ टर्न हुई और एक अलास्का की तरफ टर्न हुई, है ना। मैप को तो हमने प्रॉपर मैनर में देख ही लिया है। क्यूरोसिवो की धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा फिलीपींस द्वीप के साथ ताइवान तथा जापान के तटों के साथ लगते हुए उत्तर की ओर बहना स्टार्ट करती है। क्यूरोसिवो की धारा कैसी है, तो चाइना और जापान के पूर्वी तट को गर्म रखती है, इसका मतलब गर्म जल धारा है। यह उत्तरी विषुवतीय धारा का ही आगे क्या है, विस्तार है, वही धारा तो टर्न हुई है। उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह, जापान के दक्षिण पूर्वी तट पर पहुंचने के बाद क्यूरोसिवो धारा प्रचलित पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है और महासागर के पश्चिम से पूर्व की तरफ बहना स्टार्ट कर देती है। उत्तरी प्रशांत धारा उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक कैलिफोर्निया की धारा कहलाती है, दूसरी अलास्का की धारा कहलाती है। कैलिफोर्निया की धारा सोनोरन डेजर्ट के कारण वहां के लैंड में रहने वाले लोगों को कैसी लगेगी, वो लगेगी ठंडी। और जो अगर बात करें हम अलास्का की धारा की, तो अलास्का बर्फ से जम जाता है, ऐसे में वो लोग जब आएंगे तटीय इलाकों में तो उन्हें लगेगा पानी तो गर्म लग रहा है, तो वो कैसी है, अलास्का की गर्म जल धारा। कैलिफोर्निया की धारा जो कि है ठंडी, दक्षिण की ओर मुड़ने वाली शाखा कैलिफोर्निया के तट के साथ साथ बहती है, इसीलिए इस धारा का नाम ही कैलिफोर्निया करंट रख दिया है। यह जल धारा मोजाबे और सोनोरन मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक है। अब यहाँ पे आपको कैलिफोर्निया की धारा दिखाई दे रही है। प्रॉपर मैनर में मैप को पोज करके आपको बकायदा ये इमेज अपने माइंड में सेट कर लेनी है। इसकी बजाय भी जो सबसे फर्स्ट इमेज हमने देखी थी उसको माइंड में, या फिर इससे भी बेहतर रहेगा कि आप अपना मैप ओपन करें और उसको प्रॉपर मैनर में अपने माइंड में उस पिक्चर को बिल्कुल स्टोर करके रखें परमानेंट मेमोरी के अंदर। ब्रिटिश कोलंबिया या अलास्का की गर्म जलधारा, उत्तरी प्रशांत धारा की उत्तर की ओर जाने वाली शाखा वामाव्रत मुड़ते हुए ब्रिटिश कोलंबिया और अलास्का के तट के साथ बहती है। यह धारा निचले अक्षांशों में आकर उत्तरी जलधारा से मिल जाती है। ओयासिवो की ठंडी जलधारा, यह बेरिंग जलसंधि, जल डमरू मध्य या स्ट्रेट या फिर जलसंधि, यह इट फ्लोज नॉर्थ टू साउथ अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कमचटका पेनिसुला स्टार्टिंग इन द बेरिंग स्ट्रेट। तो ये कहाँ से शुरू होती है, बेरिंग जलसंधि से ये स्टार्ट होती है। कमचटका प्रायद्वीप, कमचटका पेनिसुला से पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है और कैसी है, ठंडी। उत्तर से दक्षिण की तरफ क्यों बह रही है, क्योंकि जमे हुए भाग का यानी जलीय भाग जो जमा हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है, उसका लेवल अप होता है, जो लिक्विड फॉर्म में जो वाटर है उसका लेवल डाउन रहता है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ। और अगर हम बात करेंगे आर्कटिक की तो दक्षिण से उत्तर की तरफ, है ना। तो ये कैसी है, ठंडी जलधारा है। ओखोटस्क ठंडी जलधारा है अथवा क्यूराइल, क्यूराइल द्वीपों के नाते इसका नाम क्यूराइल जलधारा रख दिया गया है। यह ओखोटस सागर से शुरू होकर सखालिन द्वीप के पूर्वी तट के साथ बहती हुई जापान के होक्काइडो द्वीप के साथ आकर के ओयासिवो से मिल जाती है। अब है प्रति विषुवतीय जलधारा, ये हम काउंटर इक्वेटोरियल, एंटी की बजाय काउंटर इक्वेटोरियल करंट। काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है ये विषुवत रेखा के दोनों तरफ ये क्या करती है, दोनों ओर उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवतीय धाराओं के द्वारा
प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में पानी इकट्ठा क्यों हो जाता है, वहां पे जल जाकर इकट्ठा क्यों हो जाता है, उस जल का कुछ लेवल लगभग 40-50 सेंटीमीटर अप भी हो जाता है। और हमने देखा कि फिर वो किस तरह से सेलिबीज द्वीप के पास से होते हुए एक धारा तो सीधे चली जाती है जो इक्वेटोरियल करंट की है, नॉर्थ पैसिफिक साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट की। एक तो हिंद महासागर की तरफ चली जाती है, दूसरा चीन के उत्तर की तरफ यानी चीन के पूर्वी तट की तरफ उत्तर में मुड़ जाती है, साउथ वाली जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की तरफ टर्न हो जाती है। यहाँ पे ये जल राशि क्यों इकट्ठा हुई थी, अर्थ के रोटेशन के नाते ये जल भाग जो जल राशि है ये जाकर के एक्यूमुलेट यानी पानी इकट्ठा हो गया था कहाँ पे, पश्चिम के अंदर। तो महासागरों के पश्चिम भाग में ये विशाल जल राशि एकत्र होने से पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ हमने देखा था यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ। अब एक पानी ऊपर की तरफ, एक जल की धारा नीचे की तरफ, एक सीधे निकल गई, दूसरी ने टर्न होकर के वेस्ट टू ईस्ट। और इसके पीछे बड़ा कारण, मुख्य कारण क्या है, हमने देखा था वीक वेस्टर्लीज। तो यहाँ पे विशाल जलराशि के एकत्र होने से पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रतिविश्वतीय जलधारा का यहाँ पे जन्म होता है। क्यों होता है, इसका कारण हमने सबसे फर्स्ट मैप जब डिस्कस किया था तभी देख लिया था, काउंटर इक्वेटोरियल करंट को। यहाँ पे ये इस तरह से ये जो पानी यहाँ पे आया है ये पूर्वी भाग, ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग। अब अर्थ रोटेट हो रही है वेस्ट टू ईस्ट, इस नाते ये जल जो है वो पूरा पश्चिम की तरफ आता जा रहा है। ठीक इसी तरह से अटलांटिक ओशन में भी पश्चिम की तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है। इक्वेटर के सहारे ये घटना घटित होती ही है, अर्थ रोटेट कर रही है। कोरियोलिस फोर्स का भी इम्पैक्ट यहाँ पे आता है। हम जानते हैं कि जब हम विंड्स को डिस्कस करते हैं तब भी कोरियोलिस इफेक्ट के कारण विंड्स जो हैं वो किस तरह से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो जिस डायरेक्शन से हवा चल रही होती है उससे अपने सीधे हाथ की तरफ यानी राइट हैंड की तरफ मूव हो जाती है कोरियोलिस फोर्स के कारण। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक करंट जो है वो नीचे जा करके यानी यहाँ पे इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट चलना स्टार्ट कर देती है और इसी को कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं, तो दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा है जो कि इक्वेटर के साथ साथ बह रही है। यह पूर्व में मध्य अमेरिका के तट से पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक जाती है। अभी हमने देखा है मैप में कि ये स्टार्ट होकर के मध्य अमेरिका और ये आ रही है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तक। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ये गर्म जलधारा है क्योंकि यही जलधारा का आगे विस्तार हुआ है जो आ रही है इक्वेटर की तरफ से। ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल के प्रभाव से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ बहती है। आगे इसको भूभाग भी मिल जाता है टर्न होने के लिए। इसके अलावा कोरियोलिस फोर्स भी काम कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन हो जाती है दक्षिण की तरफ। दक्षिणी प्रशांत जलधारा इसीलिए इक्वेटर को ड्रॉ करते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बल का प्रभाव और सदर्न हेमिस्फेयर में बल का प्रभाव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, हम जानते हैं ये बात। तो इसी नाते क्योंकि देखिए जो कोरियोलिस बल पवनों पे, विंड्स पे पड़ते समय हम देखते हैं कि ये हवाओं को क्या करता है, हवाएं अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चल रही हैं, जिस डायरेक्शन से हवा चली इस डायरेक्शन से बह रही है, यानी उत्तर से मान लेते दक्षिण की तरफ बह रही है, सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड की तरफ टर्न कर देती है। ठीक इसी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट हैंड की तरफ टर्न कर देती है ना। दक्षिणी प्रशांत जलधारा तस्मानिया के निकट पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है और पछुआ पवनों का प्रभाव यहाँ पे 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यह पश्चिम से पूर्व बहने लगती है। यहाँ इसे दक्षिणी प्रशांत धारा कहा जाता है। पेरू की ठंडी जलधारा, हमने अभी देखा कि जो करंट जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप से जो जलधारा आ रही है ठंडी है, वो ठंडी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया द्वीप और न्यूजीलैंड के पास गर्म ठंडी मिल रही है। फिर आगे की तरफ वो वेस्ट टू ईस्ट बह रही है क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जो साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन है, उनके नाते इसकी डायरेक्शन क्या होती है। टेम्परेट साइक्लोन जो सदर्न हेमिस्फेयर में हम जानते हैं उनकी डायरेक्शन, देखिए साइक्लोन और एंटी साइक्लोन फिर से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका यहाँ पे भी लिंक बन रहा है पूरी तरह से। तो इस टेम्परेट साइक्लोन के कारण क्या होता है कि ये वेस्ट टू ईस्ट बहना स्टार्ट कर देती है जलधारा। अब यहाँ पे दक्षिणी प्रशांत धारा दक्षिण के तट पर पहुंचकर दक्षिण से उत्तर की दिशा में पेरू तट के समानांतर बहने लगती है जो अंत में दक्षिणी विषुवतीय धारा के अंदर विलीन हो जाती है और इसको हम्बोल्ट, वैज्ञानिक के नाते हम्बोल्ट जलधारा कहते हैं। यह जलधारा अटाकामा मरुस्थल के निर्माण के उत्तरदायी कारकों में से एक है लेकिन मुख्य नहीं। अब ये हमारा जो
एंड हमने अभी साउथ पैसिफिक ओशियन की करंट्स को डिस्कस किया है। ये साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट दिखाई दे रही है, फिर ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, ये आ रही है अंटार्कटिका सरकम पोलार करंट, और यहाँ पे इस तरह से ये दो पार्ट में फिर से डिवाइड हो जाती है। आगे लैंड एरिया आ गया है और ये चलती है उत्तर की तरफ और जा करके फिर से इसी इक्वेटोरियल करंट में मिल जाती है, ठीक है। और देखिए अब आपको लग सकता है ना कि यहाँ पे हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ अगर जलधारा चल रही है तो ऐसे में ये जलधारा भी तो ठंडी हो गई है। भाई पहले ठंडी थी फिर गर्म हो रही है, तो यहाँ पे मछलियों का उत्पादन क्यों नहीं हो रहा है? जब कोई जलधारा धीरे धीरे ठंडी होती है, अपनी प्रकृति में पहले ठंडी थी धीरे धीरे गर्म हो रही है, तो ऐसे में नहीं, जहाँ पे गर्म जलधारा ठंडी जलधारा आकर के मिलती हैं, टेम्परेचर का डिफरेंस अच्छा खासा होता है। इसमें तो टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज हो रहा है इस जलधारा का, तो इसीलिए तो मत्स्य उत्पादन फिशरी जो है वो जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं वहाँ पे। तो ये सब ट्रॉपिकल गायरे सदर्न हेमिस्फेयर का आपको ध्यान रखना है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि सब ट्रॉपिकल गायरे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज। क्योंकि हम इसको कैसे देख रहे हैं, अब आपको देखने की नीड ही नहीं होनी चाहिए कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक इसी तरह से हमने उसमें कैसे देखा था, इस तरह से बन रहा था, इस तरह से, तो ये क्या है, ये तो क्लॉकवाइज है। और अगर हम बात करें सब पोलार गायरे की नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, वो जरूर एंटी क्लॉकवाइज था। तो किस तरह से ही ये क्लॉकवाइज सब ट्रॉपिकल गायरे जो कि है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर पैसिफिक ओशियन में, तो वो कैसा है, वो है क्लॉकवाइज। यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज। सब पोलार यहाँ तो बनता नहीं है, क्यों नहीं बनता हम जान चुके हैं, लेकिन जो सब पोलार गायरे बन रहा है उत्तरी गोलार्ध में, जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है उसमें बन रहा है, उसकी भी डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। वो अगर आप मैप में भी एक बार भी तसल्ली से गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप करंट्स को आपने खूब एंजॉय किया होगा। हमने केवल और केवल पैसिफिक ओशन की करंट्स को आज डिस्कस किया है, गर्म और ठंडी, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, यानी पूरे पैसिफिक ओशन की सभी करंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हैं, आपको फैक्ट भी याद हैं, तो बिल्कुल सटीक तरीके से सही करके आना है आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।